नमस्कार, मेरा नाम रचना वंशी है और आजकल मैं आपको गोदान पढ़कर सुना रही हूँ। 25 अध्याय अब तक आप मुझसे सुन चुके हैं। आज मैं आपको 26वां अध्याय सुनाऊंगी। कहाँ आप सुन रहे हैं गोदान, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप सुन रहे हैं कहानियों के फोरम किस्सा कहानी पर। 26वें अध्याय में जाने से पहले 25वें अध्याय का थोड़ा सा रिवीजन ज़रूरी है ताकि आपको याद आ जाए कि आपने क्या सुना था। देखिए, 23-24 अध्यायों में जो घटनाएं घटी हैं वो इतनी विस्मयकारी हैं, इतनी हृदय विदारक हैं कि वो आपको याद होंगी कि होरी और धनिया अपनी गाय खो चुके हैं, यानी वो उसकी मृत्यु हो गई है सुंदरिया की, और उसकी कोई मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई है, उसको जहर दिया गया है और वो भी होरी के सगे भाई हीरा ने उसको जहर देके मार दिया गया है। ये बात सुनिश्चित हो गई है। 24वें अध्याय में उसका मर जाना। 25वें अध्याय तक आते आते ये हुआ था कि वो प्रकरण चूंकि इतना सनसनीखेज था, गाय का अस्वाभाविक रूप से मर जाना, जहर देकर किसी के द्वारा गाय की हत्या किया जाना, इतना लंबा ये प्रकरण, इतना शोर इस प्रकरण से होता है घर से लेके बाहर तक कि होरी के गांव में पुलिस आ जाती है। और पुलिस का आना मतलब दरोगा जी का आना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। होरी के लिए व्यक्तिगत स्तर पर ये बहुत लज्जाजनक बात है। उसको लगता है पुलिस आ गई, उसकी जो सामाजिक छवि है वो बहुत धूमिल हो गई। 25वें अध्याय में आपने अगर गौर किया होगा तो बातचीत जो चल रही है वो ये हुआ था कि गंडा सिंह दरोगा जी जो हैं वो, जैसा कि प्रेमचंद जी ने एक पंक्ति में लिखा है कि वो आदमियों को उन्होंने पढ़ा है बहुत बारीकी से, और वो ये पढ़ लेते हैं कि होरी एक ऐसे किस्म का शख्स है जो इस बात से आहत तो है कि उसके भाई ने उसकी गाय की हत्या की और मार दिया, लेकिन जब भाई के घर की तलाशी की बात दरोगा जी करते हैं तो इस पे होरी जो है बहुत बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो दरोगा जी उसकी मनोभाव सारे पढ़ लेते हैं और उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा मुर्गा है, शिकार है उनके लिए, क्योंकि उसको अपनी सामाजिक छवि की इतनी चिंता है कि अगर उसके हीरा के घर में पुलिस चली गई, दरोगा जी ने तलाशी ले ली, तो जिसको कहते हैं ना सोशल रेपुटेशन तानिश हो जाएगी ये होरी की, वो ऐसा सोचता है। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर दरोगा जी अंततः कहते हैं कि ठीक है, तलाशी नहीं लेंगे, लेकिन फिर पैसे चाहिए, रिश्वत चाहिए। और इसके बाद जो है दाना बाना जो प्रेमचंद जी ने बुना है वो अपने आप में बहुत ही विशिष्ट है कि इस दुखद घटना पर समाज का जो तथाकथित संपन्न वर्ग है, जिसमें महाजन हैं, साहूकार हैं, जो किसानों को उधार देकर फिर ब्याज पे वसूलते हैं पैसा, और दरोगा जी, इन सब की मिली भगत हो जाती है और आपस में ये तय होता है कि होरी से 30 रुपए लिए जाएं, दरोगा जी को दिए जाएं। और चूंकि होरी जिनसे भी उधार लेगा, पटेश्वरी से लिए उसने, और फिर उसका ब्याज चलेगा। दरोगा जी बीच में एक बार कहते भी हैं कि छोड़ दिया जाए अगर इतना गरीब आदमी है तो, लेकिन सब मिलकर उसे बताते हैं कि हुजूर, आपके इस ऐसे आगमन की वजह से तो हमारी दुकानें चलती हैं, आप पैसे नहीं लेंगे तो हमारा क्या होगा। मतलब उस आप देखिए कि 24वें 25वें अध्याय में प्रेमचंद जी ने उस वक्त की सामाजिक विषमताओं को कितने प्रिसाइजली पिरो दिया है। उन्होंने बताया कि होरी जो अपनी एक खोखली छवि को बचाने के लिए जो है वो दोबारा से उधार लेने के लिए तैयार है, जबकि अभी उसको पता है कि वो लगान नहीं चुका पाएगा, खेतों में हल नहीं चला पाएगा, और इसके लिए वो अभी गया था वो पैसे लेने, और जो कि झिंगुरी सिंह ने गाय की मांग कर दी थी और फिर गाय भी चली गई। इतना सब कुछ बेचैनी है, लेकिन उसको लग रहा है कि नहीं, हीरा के घर में तलाशी नहीं होनी चाहिए। इस पूरे प्रकरण में आप देखिए जो सबसे ज्यादा निर्भीक एक व्यक्तित्व उभरा है और उभारा है प्रेमचंद जी ने, वो है धनिया का। धनिया इन सब चीजों को समझ रही है, वो बहुत व्यग्र है, उत्तेजित वो हो ही जाती है जल्दी से। आप लोगों ने देखा है पिछले अध्यायों में, कड़वा सच बोलती है वो, इतना कड़वा कि सुना नहीं जाता किसी से। वो होरी को लताड़ते हुए कह रही है 24वें अध्याय में कि तुम किस शान में पड़े हुए हो, तुम्हारा भाई तुम्हारी गाय को मारकर चला गया, मैं तो उस हत्यारे को फांसी लटकाने की विषय में सोच रही हूँ, तुम उसको बचाने के लिए तुम उधार पैसे लेके आ गए। और अंत में 30 रुपए होरी को मिल जाते हैं, जो कि वो अंगोछे में बांध के लेके चला है दरोगा जी को देने। और वो जो अंतिम पैरा था, आपको याद होगा कि वो जो झपटती है शेरनी की तरह कि तुम ये पैसे किसी को नहीं दोगे, हमारे घर में खाने को दाने नहीं है, और तुम फिर जो है उधार लेके चले हो अपने भाई को बचाने, जो कि सच में हत्यारा है। और वो
इस पूरी लानत मलानत में प्रेमचंद जी ने धनिया के माध्यम से जो संवाद स्थापित करवाए हैं, वो आप देखिए। पूरी व्यवस्था पर जो उसके कटाक्ष हैं, जो तीखे व्यंग हैं, वो एकदम सुनने लायक हैं। वो पूरे समाज को एकदम जैसे कटघरे में खड़ा कर देती है। वो कहती है अभी तक तो हम जब उधार अपना बकाया चुकाने के लिए मांग रहे थे तो कोई नहीं दे रहा था, आज रिश्वत देने के लिए कितना स्मूथली सबने जो है साहूकारों ने मिलकर के पैसा दे दिया, क्योंकि उनको पता है कि उनकी दुकानें चलने वाली हैं इससे। और किस शान की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे घर में बच्चे जो हैं नंगे लौटते हैं, तुम्हारे घर में खाने को दाने नहीं हैं, और तुम शान की बात कर रहे हो कि तुम्हारी शान चली जाएगी। और वो कह के वो लिटरली धनिया के होरी की अंगोछे से पैसे गिरवा लेती है कि मैं तो ये नहीं देने दूंगी। इस पे पूरा जो वर्ग, वो जो एक प्रेमचंद जी ने खांचा खींचा है कि उधर का जो एक तरीके से विलेनियस क्लब है, जिसमें दरोगा जी हैं, पटेश्वरी हैं, झिंगुरी सिंह हैं, नोखेराम हैं, दाता दीन हैं, वो सब एकदम खिसिया के रह जाते हैं। सबके मंसूबों पर घड़ों पानी फेर देती है धनिया। वो कहती है पैसे तो मैं नहीं दूंगी, मेरी गाय चली गई, हम भूखे मर जाएं, कुछ भी हो जाए, पैसे तो ये नहीं जाएंगे। सब खिसिया के रह जाते हैं। 25वें अध्याय का यही लबोलबाब था कि सबको लगता है कि पूरा प्लान चौपट कर दिया धनिया ने। और कोई उसको, जब दरोगा जी कहते हैं है तो बड़ी दिलेर महिला, जब वो धीरे से कहते हैं तो नोखेराम कहते दिलेर नहीं, कर्कश है, इसको तो गोली मार देनी चाहिए। तो मुझे एकदम से लगा, पढ़ करके आपको भी लगा होगा, कि जो अपने हक की बात करता है और चिल्ला के अपने सच को कहता है, उसको जो है पुरुष वर्ग कितनी आसानी से कह देता है कि अरे बड़ी कर्कश है और बहुत कुलटा स्त्री है, इसको तो गोली मार देनी चाहिए। तो इसके आगे जब सबके प्लान चौपट हो गए हैं, वो 30 रुपए चूंकि धनिया ने झपट लिए, वो देने नहीं दिए, गिर गए। होरी बहुत पराजित और परास्त महसूस कर रहा है इस वक्त। और दूसरा वर्ग जो है जिसके आज हाथ गीले होने वाले थे, जिनके हाथों में घी मलने वाला था रिश्वत के पैसे से, वो निराश है कि वो धनिया ने मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए। उसके बाद जो है दरोगा जी भी कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो नहीं देगा, तुम लोग दोगे। सारे लोग एकदम इस पे स्तब्ध हो जाते हैं कि हुजूर हम क्यों दें। वो कहते नहीं, गांव में आया हूं तो ऐसे थोड़ी मेरी आमद बेकार जाएगी, अब तो मैं 50 रुपए लेके जाऊंगा। और वो फिर बहुत उनके याचक की मुद्रा में भी सब आ जाते हैं और सब होता है, लेकिन दरोगा जी टस से मस नहीं होते। कितने दिए गए इसका खुलासा प्रेमचंद जी ने नहीं किया, लेकिन दरोगा जी के चेहरे पे मुस्कान का जिक्र किया है। और बाद में जो साहूकार दाता दीन, पटेश्वरी, झिंगुरी सिंह जिस तरीके से कर्ज कर रहे हैं दरोगा जी को, तो इससे जाहिर हो जाता है कि दरोगा जी पैसे लेकर गए हैं और इन सब साहूकारों को अपनी जेब से देने पड़े हैं। आगे क्या होता है वो मैं आज आपको सुनाऊंगी। हीरा का कहीं पता नहीं चला और दिन गुजरते जाते थे। होरी से जहां तक दौड़ धूप हो सकी उसने की, फिर वो हार कर बैठ गया। खेती बाड़ी की भी तो फिक्र करनी थी, अकेला आदमी क्या क्या करता। और अपनी खेती से ज्यादा फिक्र उसे पुनिया की खेती की थी। पुनिया अब अकेली होकर और भी प्रचंड हो गई थी। पुनिया मतलब हीरा की पत्नी, चूंकि हीरा पता नहीं ग्लानि से या अपराध बोध से घर छोड़कर चला गया उसकी गाय को मारने के बाद, तो पुनिया उसकी पत्नी जो कि अकेली रह गई। होरी को अब उसकी खुशामद करते, होरी का दिन अब उसकी खुशामद करते बीतता था। हीरा था तो वो पुनिया को दबाए रहता था। उसके चले जाने से पुनिया पर कोई अंकुश नहीं रह गया था। होरी की पट्टीदारी हीरा से थी, पुनिया अब अबला हो गई थी। उसे क्या तनातनी वो करता। वैसे आप देखिए, होरी को शुरुआत से ही प्रेमचंद जी ने बहुत कोमल हृदय का इंसान दिखाया है और पुनिया उसके स्वभाव से परिचित थी, उसकी सज्जनता का खूब दंड देती थी। खैरियत यही हुई कि कारकुन साहब ने पुनिया से बकाया लगान वसूल करने की कोई सख्ती नहीं की, केवल थोड़ी सी पूजा लेकर राजी हो गए। नहीं, होरी अपने बकाये के साथ उसका बकाया चुकाने के लिए भी कर्ज लेने को तैयार हो गया था। सावन में धान की रुपाई की ऐसी धूम रही कि मजूर न मिले और होरी अपने खेतों में धान नहीं रोप सका। लेकिन पुनिया के खेतों में कैसे न रुपाई होती। होरी ने पहर रात तक काम करके उसके धान रोपे। अब होरी ही उसका रक्षक था। अगर पुनिया को कोई कष्ट हुआ तो दुनिया उसी को हंसेगी। होरी को अपने सामाजिक जो अस्तित्व की चिंता इतनी ज़्यादा थी, वो पहले भी हमें देखने को मिली और अब हम फिर देख रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि होरी की खरीफ की फसल में थोड़ा बहुत अनाज मिला और पुनिया के बखार में धान रखने की जगह न रही। होरी और धनिया में उस दिन से बराबर मनमुटाव चला आता था। गोबर से भी होरी की बोलचाल बंद हो गई थी। माँ बेटे ने मिलकर उसका बहिष्कार किया हुआ था। अपने घर में परदेसी बन गया था वो। 2 नावों में सवार होने वालों की जो दुर्गति होती है वही उसकी हो रही थी। गांव में भी अब उसका उतना आदर नहीं रह गया था।
धनिया ने अपने साहस से स्त्रियों का नहीं पुरुषों का भी नेतृत्व प्राप्त कर लिया था। महीनों तक आसपास के इलाकों में इस कांड की खूब चर्चा रही, यहाँ तक कि वह अलौकिक रूप तक धारण करता जाता था। धनिया नाम है उसका, भवानी का इष्ट है उसे। दरोगा ने जो ही उसके आदमी के हाथ में हथकड़ी डाली, धनिया ने भवानी का सुमिरन किया। भवानी उसके सिर में आ गई। फिर तो उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसने एक झटके से पति की हथकड़ी तोड़ डाली और दरोगा जी की मूछें पकड़ के उखाड़ दी। ये गांव में जो अफवाहें बाद में चल रही हैं। फिर उसकी छाती पर चढ़ बैठी। दरोगा जी ने जब बहुत मानता की तब कहीं जाके धनिया ने दरोगा जी को छोड़ा। कुछ दिन तक तो लोग धनिया के दर्शनों को आते थे। ये बात पुरानी पड़ गई थी, लेकिन गांव में धनिया का सम्मान खूब बढ़ गया था। उसमें अद्भुत साहस है और समय पड़ने पर वे मर्दों के भी कान काट सकती है। मगर धीरे धीरे धनिया में एक परिवर्तन हो रहा था। होरी को पुनिया की खेती में लगे देखकर वह कुछ न बोलती थी, और वह इसलिए नहीं कि होरी से विरक्त हो गई थी, बल्कि इसलिए कि पुनिया पर अब उसे दया आती थी। हीरा का घर से भाग जाना उसकी प्रतिशोध भावना की तुष्टि के लिए काफी था। इस बीच में होरी को ज्वर आने लगा, फसली बुखार फैला था। होरी उसकी चपेट में आ गया और कई साल बाद जो ज्वर आया तो उसने सारी बकाया चुका ली। 1 महीने तक होरी खाट पर पड़ा रहा। इस बीमारी ने होरी को तो कुचल ही डाला, पर धनिया पर भी विजय पा गई। पति जब मर रहा है तो उससे कैसा बैर। ऐसी दशा में तो बैरियों से भी बैर नहीं किया जाता, वह तो अपना पति है। लाख बुरा हो पर उसके साथ जीवन के 25 साल काटे हैं, सुख किया है, उसी के साथ दुख भोगा है। अब वह चाहे अच्छा हो या बुरा, अपना है। दाढ़ीजार ने मुझे सबके सामने मारा, सारे गांव के सामने मेरा पानी उतार लिया, लेकिन तब से कितना लज्जित है कि सीधे ताकता तक नहीं है। खाने आता है तो सिर झुकाकर खाकर उठ जाता है, डरता रहता है कि मैं कुछ कह न दूं। होरी जब अच्छा हुआ तो पति पत्नी में मेल हो गया था। एक दिन धनिया ने कहा, तुम्हें इतना गुस्सा कैसे आया? मुझे तो तुम्हारे ऊपर कितना ही गुस्सा आए, मगर मैं हाथ नहीं उठाऊंगी। होरी लजाता हुआ बोला, अब उसकी चर्चा न कर धनिया, मेरे ऊपर कोई भूत सवार था, इसका मुझे कितना दुख है मैं ही केवल इसे जानता हूँ। और जो मैं उस क्रोध में डूब मरी होती तो मैं क्या रोने के लिए बैठा रहता? बस तेरी लाश के साथ मेरी भी चिता जलती। अच्छा चुप रहो, बेबात की बात मत करो। गाय गई सो गई, मेरे सिर पर एक विपत्ति डाल गई। पुनिया की फिक्र मुझे मारे डालती है। इसीलिए तो कहते हैं भगवान घर का बड़ा न बनाए। छोटों को कोई नहीं हंसता, नेकी बदी सब बड़ों के सिर पर आती है। माघ के दिन थे, मघावट लगी हुई थी, घटा टोप अंधेरा छाया हुआ था। एक तो जाड़ों की रात, दूसरे माघ की वर्षा। मौत का सा सन्नाटा था, अंधेरा तक न सूझता था। होरी भोजन करके पुनिया के मटर की खेत में मेड़ पर अपनी मड़ैया में लेटा हुआ था। चाहता था शीत को भूल जाए और सो रहे, लेकिन तार तार कंबल और फटी हुई मिर्जई और शीत के झोंकों से गीली पुआल, इतने शत्रुओं के सम्मुख आने का नींद में साहस नहीं था। आज तमाकू भी नहीं मिली थी, नहीं तो वो उसी से मन बहला लेता। उपला सुलगा कर लाया था, पर वह शीत की वजह से बुझ गया। बिवाही फटे पैरों को पेट में डालकर, हाथों को जांग के बीच में दबाकर, कंबल में मुंह छिपाकर अपनी ही गर्म सांसों से अपने को गर्म करने की चेष्टा करता रहा होरी। 5 साल हुए ये मिर्जई बनवाई थी। धनिया ने एक प्रकार से जबरदस्ती बनवा दी थी। वही जब एक बार काबुली से कपड़े लिए थे, जिसके पीछे कितनी सांसत हुई थी, कितनी गालियां खानी पड़ी थी। और कंबल उसके जन्म से पहले का है। बचपन में वह अपने माँ बाप के साथ इसी में सोता था। जवानी में गोबर को लेकर इसी कंबल में उसके जाड़े कटे थे, और अब बुढ़ापे में आज वही कंबल उसका साथी है। अब वह भोजन को चबाने वाला दांत नहीं, दुखने वाला दांत है। जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं आया कि लगान और महाजन को देकर कभी कुछ बचा हो, और बैठे बैठाए एक नया जंजाल पड़ गया। न करो तो दुनिया हंसेगी, करो तो संशय बना रहेगा कि लोग क्या कहेंगे। सब यह समझते हैं कि पुनिया को लूट लेता है, उसकी सारी उपज घर में भर लेता है। एहसान तो क्या होगा, उल्टा कलंक लग रहा है। और उधर भोला कई बेर याद दिला चुका है कि कहीं कोई सगाई का डोल डालो, अब काम नहीं चलेगा। शोभा उससे कई बार कह चुका है कि पुनिया के विचार उसकी ओर से अच्छे नहीं हैं। न हो, पुनिया की गृहस्थी तो उसी को संभाल ली है, चाहे हंसकर संभाले या रोकर। धनिया का दिल अभी तक साफ नहीं हुआ, अभी तक उसके मन में मलाल बना हुआ है। मुझे सब आदमियों के सामने उसको मारना नहीं चाहिए था। जिसके साथ 25 साल गुजारे, उसे मारना सारे गांव के सामने मेरी नीचता थी। लेकिन धनिया ने भी तो मेरी आबरू उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे सामने से कैसे कतरा कर निकल जाती है, जैसे कभी की जान पहचान ही नहीं। कोई बात कहनी होती है तो सोना या रूपा से कहलाती है।
देखता हूँ उसकी साड़ी फट गई, मगर कल मुझसे कहा भी तो सोना की साड़ी के लिए, अपनी साड़ी का नाम तक नहीं लिया। सोना की साड़ी अभी भी 1-2 महीने थेगलियाँ लगा के चल जाएगी, उसकी साड़ी तो मारे पैबंद के बिल्कुल कथरी हो गई है। और फिर मैं ही कौन उसकी मनोहार कर रहा हूँ। अगर मैं उसके मन की 2-4 बातें करता रहता तो कौन छोटा हो जाता। यही तो होता कि वह थोड़ा सा अदरावन कराती, 2-4 लगने वाली बात कह देती तो क्या मुझे चोट लग जाती। लेकिन मैं बुढ़ा होकर भी उल्लू बना रह गया। वह तो कहो इस बीमारी ने आकर उसे नरम कर दिया, नहीं तो जाने कब तक मुँह फुलाई रहती। और आज उन दोनों में जो बातें हुई वह मानो भूखे का भोजन था। वह दिल से बोली थी और होरी गदगद हो गया था। उसके जी में आया उसके पैरों पर सिर रख दे और कहे, मैंने तुझे मारा है तो ले मैं सिर झुकाए लेता हूँ, जितनी चाहे मार ले, जितनी चाहे गालियाँ दे दे। 26वां अध्याय आज मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और 27वें अध्याय के लिए अगले रविवार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए प्रेमचंद जी के गोदान के साथ और रचना एडवेंचर के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।